अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नादरीन कराम, आज हमारे मेहमान हैं जनाब मेजर रिटायर जफर इकबाल गोदल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। इनसे आज जानते हैं कि सबसे पहले मेजर जफर साहब, सीधी बात करूंगा कि ये जो आपके साथ गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है, ये क्या हुआ है आपके साथ? आप वहां पे मौजूद थे, 17-18 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही थी, और फिर रात 10 बजे रिजल्ट रुक जाते हैं और दूसरे दिन 2 बजे जाके वो रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं। आप वहां पे मौजूद थे, आपके कैंडिडेट इतने कमजोर थे, वोटर नहीं निकला, वोटर टर्नआउट भी देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों में रश भी देखा, क्या वजूहत बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। गौर भाई देखें, जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, टर्नओवर 40% 45% देखें, वो छोटे छोटे हल्के हैं, ठीक है। और जैसे हमारी पंजाब की बड़ी यूनिक कौंसिल के वोटर हैं, मतलब ये मेरी यूनिक कौंसिल है, उसका वोट है 16,000, कुछ ऐसी हैं जिनका 24,000 है। तो आप ये समझें कि वहाँ पे जो MPA के हल्के हैं वो ऑलमोस्ट पंजाब की यूनिक कौंसिल लेवल के हैं। तो इसलिए एक तो आपको तासर मिलता है सारे लोगों को कि बड़े कम वोट पड़े हैं। कम वोट नहीं, उनकी वोट रेशो हमेशा ही इतनी होती है। जीतने वाला जो है वो 100 में जीता है, हज़ारों में कोई शादो नाजरी कोई जीतते हैं। देखें, हमारी हिकमत अमली एज ए जमात जो शुरू में थी, हम देखें कोई भी इलेक्शन है तो हमने बड़ा लाइट ले लिया हुआ। मैं आज ख़ास करके दो तीन चीज़ों का आपको इशारा दूंगा। नंबर 1 कि हमारी जो ऊपर लीडरशिप की प्लानिंग थी वो 2-3 महीने वहाँ पे ऑन ग्राउंड नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने इस इलेक्शन को बड़ा इजी लिया हुआ था। 8 फरवरी के इलेक्शन को सामने मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो वोटर्स तो नहीं कहने चाहिए, हमारे जो सीनियर रहनुमा हैं या जिन्होंने फैसले करने होते हैं, उनको यही था कि सारा वोट बैंक खान का है और खान के लिए लोग निकलेंगे। देखें, इलेक्शन को कभी भी और मुखालिफ को कभी भी इजी नहीं लेना चाहिए। जब आप मैदान में उतरते हैं तो आप ये समझें कि आपका हरीफ जो है वो आपसे तकड़ा है, फिर आपने कौन से 2 पेज लगाकर उसको ज़ेर करना है। तो ये स्ट्रेटजी हमें इस इलेक्शन में अपनी तरफ से नज़र नहीं आई। दूसरे नंबर पे ये है कि वोटर निकला भी है और लोगों ने वोट भी डाला है, लेकिन आप देखें कि सारे मीडिया के ऊपर 18 सीटें 18-19 ये था कि वहाँ पे PTI लीड कर रही थी। अचानक जो है देखें, छोटे छोटे हल्के हैं और अचानक जो है वो उन्होंने रिजल्ट देने बंद कर दिए। जिस तरीके से 8 फरवरी का इलेक्शन फॉर्म 45 में कन्वर्ट किया गया, देखो वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में 2 किस्म की धांधली होती है। नंबर 1, एक तो कुछ वहाँ पे शिकायतें मिली कि वोट बैंक जो है वो अगर एक हल्के का अगर 10 मिसाल दे रहा हूँ, एक की मैं मिसाल देता हूँ, इनकी जो वालदा है उनके हल्के के एक गांव का वोट बैंक था 1028 और वहाँ पे वोट कास्ट हो जाता है 1100। ठीक हो गया। अभी ऊपर वाले 72 वोट कहाँ से आए, किसके हैं? कोई चैलेंज उनको करने वाला नहीं, कोई उनका मतलब सबूत ही नहीं है कि वो किन के वोट हैं। इसी तरीके से एक पोलिंग स्टेशन पे 167 वोट इकट्ठा पड़ जाता है और हमारे जो अपना पोलिंग एजेंट है वो पकड़ लेते हैं, फिर RO को बताते हैं, RO उनको कैंसिल कर देता है। फिर एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे कापियाँ 100 की कापी होती है वोट वाली, 5 इशू होती हैं, 5 इस्तेमाल होती हैं, वोट निकल जाता है 700। ये वो है जो बहुत सारी जगहों पे धांधली के भी ज़्यादा मतलब उधर हुई, लेकिन ओवर एंड अबव क्योंकि ये डिसाइड हुआ था कि पीपल पार्टी को, देखो पीपल पार्टी का तो कराची के अलावा आप पूरा आगे आ जाए, पंजाब आ जाए, पंजाब में वोट बैंक कोई नहीं है, KPK में कोई नहीं है, तो गिलगित बल्तिस्तान दूसरे एंड पे कैसे आएगा? तो ये एक डील के तहत हमें हराया गया है और हमारी सीटों को कम किया गया है। क्योंकि देखें, वो एक बंदा जो जेल में बैठा हुआ, अगर वो पूरे दुनिया के जो नर्व्स हैं उसके ऊपर सवार है और उसकी आज भी इतनी अगर पॉपुलैरिटी है कि उसके बगैर उसके जो नुमाइंदे हैं उनको उधर नहीं जाने दिया जाता,
सुबह बदर कर दिया जाता है। एक मुल्क है और उस मुल्क में लोगों को जो वहाँ पे कैंपेन करने जाते हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा है, जिसमें ये क्या शायद खटक है, दूसरे हमारे जो KPK के जो सदर हैं उनको। तो मेरा कहने का मकसद, ना तो देखो इलेक्शन में हर एक को लेवल प्लेइंग मिलनी चाहिए, जो कि हमें ना मिली, और ओवर एंड अबव जब उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि उन्होंने पीपल पार्टी को सीटें देनी है, तो हमारे ही वोट जो 18 सीटें आपने जैसे जिक्र किया वो चुरा कर तो उन्होंने उसके रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के हक में दे दी। अच्छा मेजर साहब, ये बता दें कि आप भी वहां पे मौजूद थे, गालबन इलेक्शन से एक आधा दिन पहले यहाँ पे गए और आपके साथी कुछ थे, मैंने देखी कुछ विजुअल्स। ये बताएं कि बैरिस्टर गौहर साहब तकरीबन 5-7 दिन पहले वहां पे मौजूद रहे, वहां पे वो सड़कों के ऊपर भी नजर आया, इमरान खान के नारे भी लगा रहे थे। बाकी दीगर जो भी जाता रहा है उसे सुबह बदर कर दिया जाता था, या बाबूसर टाप के ऊपर जो नाका होता था वहां से वापस भेजा जाता है। बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो मुझसे ये पूछते हैं कि आखिर इनके पास क्या है। मैं आपसे पूछता हूं, आप बड़े सीनियर मेंबर हैं, उनके साथ ऐसी कमेटी में भी आप लोग शामिल होंगे, क्या जो फैसिलिटी बैरिस्टर गौहर साहब को है वो दीगर किसी एक मेंबर को भी है? देखिए, हर बंदे का, देखो गौहर साहब जो है हमारी पार्टी के वो चेयरमैन है, इमरान खान ने उनको नॉमिनेट किया हुआ है। तो जिसको भी खान साहब नॉमिनेट करें, चाहे उनकी शक्ल, चाहे उनका काम हमें पसंद है या नहीं है, लेकिन जब तक खान अंदर से डिसीजन नहीं देता हम उनको मानते हैं। और गौहर साहब जैसे उधर गए हैं, और आपको पता है कि जो भी हालात वाक़यात हमारे बनते हैं, तो जो बारगेनिंग कमेटी आप कह लें या डायलॉग कमेटी कह लें, उसमें हमेशा गौहर साहब जो हैं वो ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ या गवर्नमेंट की मशीनरी या जो भी उनके होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, उनके साथ हमेशा वही डील करते हैं। तो हो सकता है कि उनको उसका एज उन्होंने दिया हो कि भाई ये चेयरमैन है और इनको जाने दिया जाए, लेकिन मैक्सिमम को आपको पता है उनको रोक दिया गया। ये तो गौहर साहब जानते हैं। सर 4 साल हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार पड़ रही है, ठीक है, आपके ऊपर मुकदमात भी हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जेलें भी भर रहे हैं, 3 साल होने वाले हैं, आपके पास पार्टी नहीं है, आप इंडिपेंडेंट है, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंसीडर नहीं किया जाता कहीं भी। और बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो इसी जमात के चेयरमैन भी हैं। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जगह पे कॉल देती है, अडियाला की कॉल देती है, तब बैरिस्टर गौहर साहब फोन लेकर अलीमा खान साहब के पास चले जाते हैं, सुहेल खान अफरीदी के पास चले जाते हैं। 26 नंबर पे धरना होता है तब वो फोन लेकर चले जाते हैं। वो जो डील जहां पे की जा रही है, जिनके साथ बैरिस्टर गौहर साहब के मामला चल रहे हैं, क्या जहां पे इतनी बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी कोई कॉल देती है, बैरिस्टर गौहर साहब फोन लेकर सुहेल अफरीदी के पीछे चले जाते थे, गंडापुर के पास चले जाते थे, अलीमा खान से बात करवा देते थे, मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। अगर 4 सालों में आपको हर दफा बैठा दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है और आप मान के बैठ जाते हैं, तो जिनसे डील हो रही है, तो बैरिस्टर गौहर साहब से आपने कभी सवाल नहीं किया कि सरकार, आप हमारे जब भी कोई मूवमेंट बनती है तो बैरिस्टर गौहर साहब आप आते हैं, जरा उनको यह भी कह दें कि कम से कम पार्टी से रजिस्टर हमारी कर दे। तो ये क्या वजूहात है कि जो 4 सालों में जहां पे जमात खड़ी थी वहीं की वहीं खड़ी है? कोई एक बेनिफिट मुझे बता सकते हैं बैरिस्टर गौहर साहब का जिससे जमात को फायदा हो? देखिए, आपने इस आपके सवाल में 3-4 सवाल जिनके एक एक करके मैं जवाब दूंगा। पहला, आपने कहा कि जी आपकी पार्टी आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो इसकी जिम्मेदारी इंटायरली चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और हमारी जो अलग क़यादत है। ये जितने इसमें गैप्स हैं या क्लैप्स हैं या ब्लेंडर हैं, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धोखा है, दूसरे लफ्जों में जब आप मोमेंटम बनाते हैं तो फिर ये सब कुछ बैरिस्टर गौहर साहब आगे आ जाते हैं, सुबह 6 बजे अडियाला के दरवाजे भी खुल जाते हैं। लेकिन जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा होता है, तो क्या इस सारा जो हो रहा है इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो कुछ हासिल नहीं हो रहा? आप हर बार जो है आपका चेयरमैन जो है वो बात मान लेता है, तो जब वो आप हर बात मनवा लेता है बैरिस्टर, तो बैरिस्टर साहब कोई आगे बात नहीं मनवा सकते? अगर नहीं मनवा सकते तो कम से कम फिर इस्तीफा दे किसी एक अच्छे बंदे को, जो एक फंक्शनल बंदा हो, जो इस काबिल बंदा हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहां 4 सालों में जहां पे खड़ी थी वहां खड़ी है, कम से कम आगे तो थोड़ा सा लेके आए। तो चेयरमैन साहब को तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए या कोई और इसका रेलेवेंट बंदा ढूंढे।
देखें, बात जो मैंने बात की थी कि चेयरमैन साहब जो हैं, देखें मैं अपनी आपको मिसाल देता हूं कि मेरे पास एक ओहदा है। मैं जिस दिन समझा कि मेरे पे क्रिटिक होगी कि मैं इस ओहदे को नहीं निभा सकता, या लोगों ने कहा कि ये इसके साथ डिसऑनेस्टी में ओहदे के, आई विल बी द वेरी फर्स्ट पर्सन, मैं उसी दिन रिजाइन दे दूंगा। ठीक है, मैं एज ए वर्कर भी इस पार्टी में काम करूंगा, तो मेरे लिए वो एजाज की बात है। देखें, मैंने पहले कहा कि बैरिस्टर गौर जो हैं उनको, वो नॉमिनी है हमारे चेयरमैन के साथ अभी मुलाकातें बंद हैं। पिछले 8 महीने से मुलाकातें बंद हैं। क्यों बंद हैं, उसके लिए मेरा एक ही जवाब है कि यू नेवर नो कि कुछ हमारे में ही लोग हों कि जिन्होंने खान के साथ मुलाकातें बंद की करवाई हों, ताकि खान का अंदर से मैसेज, ये जो चेंजेस वेंजेस हैं इनका ना आ जाए। और उसके लिए गौर साहब को ये खुद सोचना चाहिए कि एक इतनी बड़ी जमात जिसका वोटर इस वक्त 85 से लेकर 90% पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी सपोर्टर हैं, उनके लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है। तो उनको खुद सोचना चाहिए कि अगर वो इसके साथ इंसाफ नहीं कर पाते तो उनको खुद छोड़ देना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग। लेकिन जहां तक आपने बात की कि उनकी उनसे मुलाकात होती है, देखो खान को किसी के साथ, ये आज मेरी बात मैं बिल्कुल क्लियर आपको मैसेज ये दे रहा हूं कि खान को कोई दरमियान में डीलर नहीं चाहिए कि जिसके थ्रू खान डील करके बाहर आएगा। खान एक इस मुल्क की आज़ादी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, रूल ऑफ सुपरमेसी के लिए, अगर 3 साल होने वाले हैं और जेल के अंदर वो बंद है इस गर्मी में, अभी बाहर 44 और 45 का टेम्परेचर है, तो अंदर आपको पता है कि एक छोटे से सेल में बंदे के क्या गुजरती है। खान एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है, वो खान ही लड़ सकता है, वो आप, मैं या बुगोर हो नहीं लड़ सकते। हर बंदे का एक अपना स्टेमिना है, जो स्टेमिना या जो बहादुरी या जो ईमान इस वक्त खान का, उस लेवल का मैं कहता हूँ हमारे किसी भी पार्टी में किसी लीडर का भी नहीं है। तो ये तो उनको खुद हिम्मत करनी चाहिए। अगर वो समझते हैं कि हम इस ओहदे के साथ इंसाफ कर रहे हैं तो उनको ओहदे पे रहना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि इस ओहदे के साथ वो नाइंसाफी कर रहे हैं तो उनको खुद वॉलंटरीली से। आपने कहा है कि खान साहब जो है वो पूरी कौम की जंग लड़ रहे हैं, वो बहादुर इंसान है, वो डटा हुआ है, वो कुरान अर्ज का एक बड़ा अजीम लीडर है, ये अल्फाज है ना आप लोगों के। जी हाँ, तो खान साहब तो नहीं चाहते कि डील हो, तो बाहर जो लोग हैं वो क्यों डील चाहते हैं? तो मैंने यही आपसे अर्ज किया ना कि खान ने अगर डील करनी हो तो खान इनके थ्रू डील तो नहीं करेगा। खान डायरेक्ट भी बात कर सकता है, खान उनके साथ डायरेक्ट इनसे बेहतर तरीके से बात कर सकता है। खान अभी चाहे, अभी इस वक्त जो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, इस इंटरव्यू खत्म होने से पहले खान के उनको मैसेज दे कि जी मैं आपके साथ को बातचीत करना चाहता हूँ, गिव एंड टेक अप कुछ करना चाहता हूँ, तो आए मेरे साथ मिल बैठे। तो यकीन करें सिस्टम तो इतना जल्दी में है खान से बात करने के लिए कि इतना मेरा नहीं ख्याल आज तक कभी भी सिस्टम जल्दी में हुआ है कि किसी लीडर के साथ वो बातचीत करने के लिए इतना मतलब हर वक्त कोशिश कर रहे हो। तो खान को किसी किस्म के डीलर की जरूरत नहीं है कि वो हमारा बैरिस्टर जाके डीलिंग करेगा। कभी के जनाब एक्स आर्मी चीफ जो है वो गए मिले हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, ये सब हवाई बातें हैं। और खान ने जिस दिन भी बात करनी होगी वो डायरेक्ट लोगों से बात करेगा। और खान कभी भी जो ये तासर दिया जाता है कि ये लोग मिलते हैं जाके खान के लिए डील का लफ्ज ही खान की डिक्शनरी में नहीं है। खान हमेशा इक्वल फुटिंग पे बात करेगा। और देखो अगर खान ने डील करनी हो तो 3 साल जेल क्यों काटता? मतलब ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर खान ने ये 3 साल एक जो कहता है, खान खुद अपने इंटरव्यू में कहता है कि मैं एक प्ले बॉय था और इतनी अच्छी जिंदगी गुजारने वाला इंसान, पूरी दुनिया में ऐशो इश्रत की जिंदगी गुजारने वाला इंसान, जिसपे तरह तरह के लोगों ने ताने भी दिए, तरह तरह की बातें की कि खान एक दिन भी नहीं जेल काटेगा, तो 3 साल काट रहा है। तो वो किसी मकसद के लिए, उसका मकसद बहुत बड़ा है। ये बाकी ये छोटी बातें हैं। खान एक बहुत बड़ी इस मुल्क के लिए नहीं, एक उम्मत मुस्लिमा की आप जंग लड़ रहे हैं। आपने देखा सराउंडिंग में क्या हो रहा है, एक ताकत है, छोटा सा 10 मिलियन या 12 मिलियन कह रहे हैं, ठीक है, 12
इतनी आबादी है ना ईरान की, ठीक है, 120 मिलियन सारी। तो अगर वो मुल्क एक इतनी सुपर पावर के आगे और इतनी ताकतवर जिनके पास असला है, इतने अपने आप को नशे में धोते हैं, जो रात तो रात वजीला के सदर को भी उठा लेते हैं जैसे गुंडे होते हैं, तो अगर वो लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं? उनके पास एक ही जज्बा है, वो है जज्बा शहादत, कि वो मुसलमान हैं, वो शहादत को तरजीह देते हैं। इसी तरीके से हमारा खान जो है वो एक जज्बा है उसके अंदर, वो उसका ईमान पक्का है, वो किसी से डरता नहीं, वो कहता है सिर्फ डरो अल्लाह के आगे। अच्छा मेजर साहब, मुझे ये बताएं कि पंजाब की सदर आलिया हमजा साहबा, चीफ ऑर्गेनाइजर, वो चली गई हैं, ओहदा खाली है, कितना टाइम गुजर चुका है। पंजाब में भी वही आपका जीबी वाली सूरत हाल है कि वहां पे भी आपकी जो लीडरशिप है, वहां पे वो तंजीम प्रॉपर जो है वो क्यों नहीं आप रन कर रहे? अगर आलिया हमजा को जेल हो गई है तो आपका सेकंड कोई बंदा आपके पास मौजूद नहीं है? देखिए, बात यह है कि आलिया चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब थी, और जिस तरीके से उन्होंने पंजाब को मोबिलाइज किया है, पंजाब को निकाला है, ये आप सारे इसके गवाह हैं। जितना भी मीडिया है वो कोई भी मेरे से डिबेट कर सकता है कि जिस मेहनत, जुर्रत, बहादुरी, इस्तकामत के साथ आलिया ने, उसके हम बाजू से, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ था। देखें, बात उधर ही आ जाती है कि जब आलिया जेल में गई है तो ऑटोमेटिकली मुझे एक्टिंग सदर पंजाब का टेक ओवर कर लेना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए था। और ये इसकी कानून, इसकी हमारे आपका आर्टिकल जो शिक्का है आपकी तंजीम की या फिर आपकी पार्टी की, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी मुझे इजाजत देता है। क्यों नहीं किया? उसकी वजह यह है कि हम मिलके, देखो, इस पार्टी में लोगों ने अपने अपने ग्रुपबंदी, धड़ेबाजी की है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। हम कहते हैं कि ऊपर सेक्रेटरी जनरल बैठा हुआ है, ठीक है, खान के नॉमिनी चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा है, उसको कोई नहीं हटा सकता, आगे हम उसके नॉमिनी है, हमें कोई नहीं हटा सकता। तो हमने एक अच्छा जस्टिस देते हुए हमने जनरल सेक्रेटरी साहब को कहा कि हम आपके बाजू हैं, बाजू रहेंगे और मिल के काम करते हैं और खान के लिए काम करेंगे। देखो, ये अभी उनकी मर्जी है, तो मैं तो बिलीव नहीं कि सिर्फ इसलिए नहीं किया कि हो सकता है कई लोगों को मैं पसंद ना हूँ। देखो, हर मुआशरे में, हर पार्टी में लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। तो हमारा यही था कि अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे इजाजत, मुझे सीनियर लोगों ने कहा भी, लेकिन मैंने कहा मैं पार्टी में डिवीजन का। मेजर साहब, आलिया हमजा साहबा की बड़ी खिदमत है और उन्होंने पार्टी को बड़ा मोबिलाइज किया। पंजाब में हमने खसूसी देखा और गिरफ्तार हो गए, उसके बाद मोबिलाइजेशन में काफी फर्क आया है। आलिया हमजा साहबा कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करती थी कि कहीं कोई जलसा, रैली लाहौर की सड़कों के ऊपर, पंजाब की सड़कों के ऊपर नजर आ रही थी। उसके बाद जाने के बाद वो मोबिलाइजेशन हमें नजर नहीं आई। 40 साल बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मीनार पाकिस्तान जलसा करना का ऐलान कर दिया है। अब आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पंजाब के, आप भी कोई ऐलान करना चाहते हैं? आलिया हमजा होती तो वो तो जरूर करती थी सड़कों का ऐलान, कभी रैलियों का मोमेंटम बना रहता था, कभी जमान पार्क आते थे, कभी मीनार पाकिस्तान, कभी लिबर्टी, कभी गुजरांवाला, सियालकोट, जनूबी पंजाब मोबिलाइज था। उनके जाने के बाद मोबिलाइजेशन नहीं। तो आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पंजाब के, तो आपको ऐलान करेंगे कोई ऐसी मोबिलाइजेशन का? देखिए, नहीं, मैंने पहले आपसे अर्ज किया है कि हम डिवीजन पार्टी में या ग्रुप बंदी नहीं चाहते। नहीं, इसमें ग्रुप बंदी कहां इसमें है सर, मैं बताता हूँ। इसमें नहीं, अगर आप ऐलान करते हैं मीनार पाकिस्तान जलसा, उसमें ग्रुप बंदी कहां आती है? उसमें देखें, बात यह है कि जनरल सेक्रेटरी अभी हमारी जमात के हैं, चेयरमैन है, ये उनको हमें डेट, आलिया हमजा साहब इससे पूछती नहीं थी, वो तो सीधा चली जाती थी। नहीं, क्या वो सलमाना के राजा से इजाजत लेती? वो देखें, वो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब की थी, मान लिया चीफ ऑर्गेनाइजर थी, मोबिलाइजेशन थी, लेकिन वो मोबिलाइजेशन की कॉल देती थी और लोग, वो हमारी ड्यूटी आगे लगाती थी, हम उस पे काम करते थे। सर, वो जेल में चली गई। अब आप उस ओहदे के बाद आप सीनियर हैं सर, मुझे आप ये बताएं कि जो मोमेंटम उन्होंने बनाया वो आपने इतना अरसा हो गया जेल में, वो नजर नहीं आ रहा। सर, वो अभी देखें, मैं उसकी मिसाल देता हूं कि हमारे 4 रीजन हैं पंजाब के, नॉर्थ, सेंटर, वेस्ट एंड साउथ, चारों के सदर जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उसके बाद एक हमारी ये कोर मीटिंग होती है, तो उसमें सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि आलिया भी अंदर चली गई है और ये जो रीजन है ये काम करेंगे, इनको हम स्ट्रेंथन करेंगे। ये मेरे साथ भी उनकी बात हुई। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं उसकी वायलेशन करता हूँ तो फिर ग्रुपबंदी का हिस्सा बन जाऊंगा ना। मुझे उनको खुद इख्तियार देना चाहिए था कि जी आलिया चली गई हैं,
आप तो आप जनरल सेक्रेटरी साहब खुद पंजाब से हैं, शेर अफजल मरवा साहब उनके बारे में बड़े अच्छे जुमले बोलते हैं कि कम से कम किसी एक रैली में कोई एक 10-15 लोग भी तो लेके हैं ना, जनरल सेक्रेटरी हैं। तो जनरल सेक्रेटरी साहब का भी तो काम है कि अगर जिस तरीके से जीबी में आप लोगों के साथ हुआ, चले पंजाब में तो बड़ा आपका वोट बैंक है, आपके जो लोग हैं, जो लोग जीते हैं 2-2 लाख वोट लेकर आए हैं, ऐसे ही है। करोड़ों वोट लिए हैं। पाकिस्तान तरीके फार्म 45 के मुताबिक तकरीबन 7 करोड़ वोट लिया है, फार्म 45 2024 के इलेक्शन के मुताबिक। तो आप समझते नहीं है कि जहां पे इतना बड़ा सूबा है उसमें कहीं ना कहीं तो आपको निकलना पड़ेगा। या सिर्फ आप ये अटक पुल जो है वो ही आपका लास्ट है कि अटक पुल से आगे आएंगे तो 26 नंबर में रोका जाएगा, 26 रोकेंगे तो फिर अडियाला रोकेंगे। सर किसी ने बड़े सियाने बंदे ने ये भी बोला है सर कि जीबी जो है वो पीपल्स पार्टी का, कश्मीर नून का और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास सिर्फ अडियाला। ये बात आपकी किसी हद तक ठीक है, जो उनकी प्लानिंग कर रहे हैं लोग वो ऐसे ही प्लानिंग कर रहे हैं। ये हम भी ये सुनते नहीं है, ये इस पे अमल कर रहे हैं। जो हमारी ये जो सुनते हैं उसके ऊपर प्रॉपर आप अमल भी तो कर रहे हैं ना, लेकिन हम उस पे अमल नहीं करते। तो कर तो रहे हैं। मैं अभी आपने पंजाब की बात की है, पंजाब 12 करोड़ 13 करोड़ का सूबा है। तो यहाँ पे मैं यही कहता हूँ कि देखो जब तहरीकें चलती हैं, देखो हम एक बहुत फस्तायत के दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हमें पंजाब हम 78 सालों से पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, आप 4 सालों से ऐसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। कश्मीर को देखा है सर, नजर आ रहा है कश्मीर? देखें कश्मीर का इशू और है नहीं, लोग देखे मोबिलाइज है। मोबिलाइज देखे, पंजाब में भी लोग मोबिलाइज होते हैं। और बार आपने खुद ही कहा कि रैलियां इसलिए निकलती, आलिया निकालती रही, ठीक है, हम उसका हिस्सा होते थे, बिल्कुल होते थे। रैलियां सबसे ज्यादा इंडिविजुअल, मैंने गुजरात जीटी रोड पे 2 रैलियां निकाली, मैंने डर लोगों मंडी में निकाली, ठीक हो गया। मेरा कहने का मकसद अभी भी निकालने, लेकिन मैं एक डिसिप्लिन के तहत मैं कहता हूं कि हमारी जो सेंटर की आदत है वो हमें टास्किंग दे। अगर हम उसमें फेल हो जाते हैं तो वो हमारी जगह कोई और लोगों को ले आए। जब वो हमारे से काम ही नहीं लेना चाह रहे तो फिर आप मुझे बताएं, मैं अभी ऑर्डर दे देता हूं मंडी बौलदीन में कि जनाब फलाने दिन रैली होगी, जितनी तंजीमी दौरान है वो मेरे साथ निकले। मैं अपने जिले की मिसाल दे रहा हूँ। उधर सेंट्रल पंजाब वाला या वो फेडरल वाला कहेगा यार ये कौन होते हैं उधर, मतलब ये काम करने वाले। तो मैं जो डिवीजन की बात की है, हम इस कश्मकश में नहीं पड़ना चाहते। हम कहते हैं कि देखो हमारी पार्टी एक सारी टू से कि एक थोड़े से लोग इसको अपनी पार्टी समझ के चला रहे हैं। पार्टी में वो बहस होती है, डायलॉग होता है, उसके बाद आप पॉइंट देते हैं, मैं पॉइंट देता हूं, दूसरा देता है, तीसरा देता है, उसके बाद उसका एक निचोड़ निकलता है और डिसीजन आखिरी फाइनली जो उसको प्रिजाइड कर रहा होता है वही फाइनल वो एक प्लान। साहब आपकी जात के ऊपर कोई शक नहीं है, आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके खानदान के साथ, आपके माल दौलत के साथ जो फस्तायत हुई वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं आपके ऊपर कोई शक नहीं कर रहा कि आपने इमरान खान के लिए कुछ नहीं किया। अडियाला जेल में कॉल होती है कि 10,000 बंदा इकट्ठा करें। अब तो लोगों ने आप लोगों की वो शिकायतें बना ली हैं, मजाक बना लिया है। इतनी बड़ी पार्टी कहते हैं जी ये हो गया, हमारे पास 80% हमारे पास वोट है। कितनी बार आप लोगों ने ये कॉल दी और आपका 10,000 बंदा नहीं पूरा हो रहा। आप तो मौजूद होते हैं, लोग क्यों नहीं निकल रहे? उसकी देखिए, मैं सबसे पहले बात ये करूंगा कि कोई भी, देखो हम मुसलमान है ना, मुनकर नकीर का कंसेप्ट है, बिल्कुल है, ठीक है। जिस भी पार्टी में या किसी भी इदारे में जब अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं होगा तो वो तहरीकें भी और वो जो भी कॉल होती है वो कामयाब नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपने अडियाला की मिसाल दी है कि 10,000 का फिक्र नहीं होता। हमारे पंजाब में लेट्स सपोज 100 इलेक्टेड मतलब हमारे एमपीए, ठीक है, जो हारे हुए हैं, एमएनए एमपीए मिला के पूरे पाकिस्तान के आप देखें तो कितने बन जाते हैं, 1000 के लगभग बन जाता है। 1000 से भी ऊपर जिनको टिकट भी स्टेक होल्डर भी मिला के तो कम से कम एक चलो 1000 ही कर लो। 1000 बंदे को अगर टास्किंग दी जाए कि आपने 20-20 बंदे लाने हैं, जो नहीं लाएगा उसको अगला टिकट हम रिकमेंड नहीं करेंगे, तो आपका क्या ख्याल है 1000 दरबे 20,000 करें तो कितने लोग बन गए? ठीक है कितने बंदे? 2 लाख बंदा बन गए, ठीक है भाईजान। तो देखे जब मैं नहीं लाता तो मुझे कोई चेक करने वाला ही नहीं है। ये हमारी सीनियर लीडरशिप का ये काम है। इधर कोई बंदा बिलीव मी कि किसी को कोई
मैं जब आलिया थी तो जब लोग नहीं निकलते थे रिलीजन से नहीं, तो मैं उसको बोलता था, ये MPA नहीं आते थे तो मैं आलिया को बोलता था जनाब इसको पब्लिश करें। ठीक है, वो कहती नहीं हम इनकी फाइलें बना रहे हैं कि अगली दफा आ जाएंगे, अगली दफा आ जाएंगे। जब तक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं होगा, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा कि मेजर जफर आज अपने हल्के से कितने बंदे लाया। देखो बंदे खुद कोई नहीं निकलता। अगर MPA का इलेक्शन मैंने लड़ना है तो जो मेरे नीचे उस हल्के का वोटर है, 2 लाख वोटर है, तो वो क्या ख्याल है, वो मुझे वोट भी दे और पैसे भी मेरे पे लगाए। क्यों भाई? उनको लाने का बंदोबस्त मुझे करना चाहिए। जो वहां के कैंडिडेट हैं या स्टेक होल्डर अपने आप को समझते हैं, उनको करना चाहिए। उनको लाने का रास्ते में खर्चा होता है, महंगाई का दौर है, हर बंदा 2 वक्त की रोटी के लिए अब स्ट्रगल कर रहा है। तो कोई MPA MNA हमारा वो तो आपकी पार्टी को फंड भी नहीं देते। सब फंड छोड़े, फंड ना दें। मैं कहता हूं जिस दिन कॉल होती आपके है, जनरल सेक्रेटरी साहब ने अपील कर दी है, उन्होंने कहा 50-50 हजार रुपया हमें दही चाहिए, हमारे पास बेल अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट भी नहीं है। सर नहीं, देखिए मेरी बात सुने, यही तो मैं कह रहा हूं कि सिस्टम नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है 4 सालों में पॉलिटिकल सिस्टम। मेरी बात सुने, ये 7,60,000 रजिस्टर्ड PTI का मेंबर है। ठीक है, अगर हर महीने देखो हर क्लब में आप किसी भी का हिस्सा बनते हैं ना तो मंथली फीस होती है। आप जहाँ रहे जिस सोसाइटी में रहे वहां भी वो मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं, बैरिया देख ले। तो अगर 50,000 रुपया भी मेंबर हर महीने दे ना तो 50 रुपए ज़रबे आप 7.5 लाख कर लें तो कितने पैसे महीने के बन जाते हैं। ठीक है, ये पार्टियों को करना चाहिए। मैं कहता हूँ क्यों नहीं हमारी पार्टी कर रही, ये मैंने तो नहीं करना, ये जो ऊपर डिसीजन मेकिंग बॉडी बैठी है उनको ये फैसला करना चाहिए। ना तो ये करप्शन है, ना ये कोई वो है, एक मेंबर की फीस है और वो हमें लेनी चाहिए, क्यों नहीं ले रहे? ये मैंने नहीं फैसला करना, ये ऊपर जो हमारे डिसीजन मेकिंग बॉडी ऊपर है, पॉलिटिकल कमेटी कह लें उसको, CEO कमेटी कह ले, उसको कुछ भी रंग दे ले, उनको चाहिए कि हर मेंबर से हर महीने 50 रुपया देना कोई मुश्किल है, हम सारे दे सकते हैं, एक गरीब से गरीब भी दे सकता है। तो ये फंड की बात करना ये हमारी नाअहली है, नालायकी है। मैंने जो आपको मिसाल दी है, आप इससे कन्विंस होते हैं कि अगर 7.5 लाख से 50,000 रुपया लिए तो महीने कितने पैसे बनते हैं? क्यों नहीं फीसों के पैसे बनते? सेकेंडली, जो पहले आपने मुझे सवाल किया था कि देखो पार्टी को रजिस्टर कराना भी हमारी सीनियर लीडरशिप की नालायकी है। बिल्कुल है, ये सबसे बड़ी नालायकी पहला है। सवाल ही यहाँ पे रखा था कि 4 सालों में जहां पे आप खड़े थे वहीं खड़े हैं और आपसे फायदे लिए गए। आपको रोका गया कि फलानी रैली ना निकालें, आपको कहा गया कि फलाना धरना ना करें, आप चुप करके बैठ जाते हैं। आपने उन्होंने कहा कि अटक पुल क्रॉस नहीं करना, जी हजूर ठीक है। ये जितनी आप लोग बात मानते हैं, कम से कम कभी कोई इल्तजा की है कि सरकार अगर हम आपका हुक्म मान रहे हैं तो सरकार ये जरा हमारी पार्टी में रजिस्टर कर दो। देखिए ये गिव एंड टेक वाली बात होती है। जब भी 2 मुल्कों के दरमियान लड़ाई होती है, हमने गिवन तो देखा है, अभी टेक नहीं देखा। हाँ, तो वो टेक ही मैं बात करता हूँ। अभी लेट्स सपोज अभी खान ने पिछले बजट में, KP के बजट में कहा था जब तक मैं उसको नहीं देखता आप लोगों ने पास नहीं करना, पास हो गया। अभी फिर अफरीदी साहब ने ये बोला है, उसके 30-35 MPA भी कह रहे हैं कि हम बजट पास नहीं होने देंगे जब तक हम एक लाइन पे होकर खान के लिए निकालने का लाया अमल हमें चीफ मिनिस्टर या हमारी पूरी पार्टी नहीं देती है। एक अच्छा स्टेप है। देखो फिनांस बिल जब पास नहीं होता ना तो हुकूमतें गिर जाती हैं। जब हुकूमत गिर जाती है तो इसका मतलब है दोबारा इलेक्शन होएगा। तो मैं कहता हूँ इतना बड़ा स्टेप ना खान की बहनों की मुलाकात होने देते हैं, ना उसकी फैमिली की मुलाकात होने देते हैं, ना खान का प्रॉपर इलाज के लिए परमिशन देते हैं, ना हॉस्पिटल को उसको लाते हैं। वो एक उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, उसकी आंख का आपका इशू आपके सामने है। तो मैं कहता हूँ ये इनको जब डायलॉग इनसे मिलते हैं, नकवी से जब मिलते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, बाकी उधर इनको ये पॉइंट रखने चाहिए कि भाई हम आपकी बात तब माने के मुल्क क्या इमरान खान का, ये हमारा PTI का, कि हम आइन के दायरे में रह के हर काम करें, हम हर चीज जो है वो उसके दायरे के इखलाक के दायरे में रह के करें। वो हमारे साथ बदमाशी भी करे, हमारे घर भी तोड़े, हमारे चादर चार दीवारी का तकद्दस भी पामाल करे, हमारे बच्चों को भी उठाए, हमारी औरतों को भी उठा के जेलों में बंद कर दें। इस वक्त जितनी तरीके इंसाफ की औरतें, यास्मीन राशिदा साहब लिखें, एक कैंसर सर्वाइवल है, वो जेल में है।
आलिया हमजा है, फलक है, उसकी बहन दूसरी सनम जवेद है, और बहुत सारी ख्वातीन हैं जो बेगुनाह जेलें काट रही हैं। और इसी तरीके से हमारे बहुत सारे सियासी असीरान हैं। अभी आप अडयाला में देखते हैं कि वहां पे आज तक किसी बंदे ने पत्थर भी उठाया हो, किसी ने पुलिस को गाली भी दी हो, किसी ने पुलिस पे हाथ भी उठाया हो, तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। लेकिन पर्चे हमारे ऊपर वहां पे कट जाते हैं, दहशतगर्दी के पर्चे कट जाते हैं। जनाब ये एटम वो अपना बॉटल बम बना के पुलिस पे फेंक रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, 400 बंदों पे पर्चा। सिर्फ कसूर ये है कि उन लोगों का कि वो बहनों के साथ उधर जाके खड़े हो जाते हैं। तो जब तक आप किसी को अपने मुश्किल डिमांड टेबल पे देखो, हम खान के लिए क्यों कहते हैं बहने के 10,000 बंदा हो, या हम क्यों कहते हैं कि ये जो है मजामत होगी तो खान बार। मजामत का मतलब ये नहीं कि हमने कोई, हम मिलिटेंट तो है नहीं है, हम एक सियासी जमात के वर्कर हैं, कारकुन हैं। हमारा ये राइट है, ये हमें आइन इजाजत देता है, कानून हमारा इजाजत देता है कि हम पॉलिटिकल अपने उस इख्तियार में रहते हुए हम एहतिजाज कर सकते हैं, हम अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हर किस्म का जो प्रोटेस्ट हम पीटीआई वाले करते हैं, हमारे ऊपर यलगार हो जाती है, हमारे ऊपर अटैक हो जाते हैं, रात को घरों से उठा लिया जाता है, चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया जाता है। तो ये जब गवर्नमेंट जब भी मुश्किल में हुई, तो आपने जैसे कहा सुबह 6 बजे गौर और स्वाति साहब को सुबह सवेरे जनाब दरवाजे खुल जाते हैं। जब 26 नवंबर 25 को आ रहे थे, ये पिशावर से काफले आ रहे थे, तो आपको याद है, तो जब गवर्नमेंट को अपनी मुसीबत पड़ती है तो डायलॉग शुरू। कारकुन तो अब भी गंडापुर को अच्छा समझ रहा है। वो कहते हैं गंडापुर कम से कम 2 मरतबा निकला तो सही। अफरीदी को अभी 8 महीने हैं, वो हनीमून पीरियड भी पूरा हो गया है मेरे ख्याल में। 8 महीने हनीमून पीरियड हो जाता है, क्यों नहीं निकल रहे? बात यह है कि गंडापुर की अपनी एक पर्सनैलिटी है, सुहेल अफरीदी की एक ISF से आया, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है। देखो कारकुन जो है ना, वो क्यों अपनी राय मतलब बदलता है? कारकुन कहता है किसी तरीके से, जिस तरीके से भी हमें इस्तेमाल करें और हमारे लीडर खान को बाहर लाए। वो हर एक से तो को इतनी लगा बैठता है। गंडापुर से थी अली, अभी इन्होंने जब कहा कि मैं इश्क इमरानिया में मारा जाऊंगा, तो उनको यही था कि सुहेल अफरीदी जो है वो फ्रंट फुट पे आके लड़ेंगे। लेकिन कुछ मुल्की हालात ऐसे मतलब इस सराउंडिंग में आपको पता है बन गए, उसकी वजह से भी दुनिया पूरी अब ये सारा सिनेरियो देख लिया, कहीं पे कोई बातचीत बनती हुई दिखाई दे रही है या फिर सिर्फ दीवार में टकरे हैं? सर जी देखें, बात तो जब भी बनेगी ना, वो खान खुद बनाएगा तो बनेगी। तो बाहर फिर ये रौनक मेला, बाहर ये रौनक मेला देखें, बाहर रौनक मेला ये खान के लिए, देखो उनको मजबूर भी तो करना है कि खान के साथ जब वो बैठे, देखो प्रेशर। मुझे सिंपल बता दें, बैरिस्टर गौर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, महमूद खान अचकजई साहब, अलामा राजा नासिर साहब और दीगर जो आपके पॉलिटिकल असद कैसर दीगर, ये वो शक्लें इमरान खान को बाहर निकाल सकती हैं? सर देखें, ये नहीं कहा जा सकता। देखें ये क्यों नहीं निकलवा सकते? देखो मैंने कहा उसके लिए ये अगर आज स्टैंड ले लें कि भाई अभी हमने गवर्नमेंट जो भी हमारे से डायलॉग करेगी तो हमने उनको कहना कि जनाब हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, अगर वो मानोगे तो हम भी आगे आपके साथ। अभी ये बजट सेशन आ रहा है, ठीक हो गया। देखो बात ये नहीं है, बात ये है कि इस वक्त जितनी फस्तायत या फाम 47 जो हुकूमत ऊपर बैठी हुई है, जो ओछे हथकंडे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों की बेटियां उठा के कि तुम्हारी बेटी उधर पढ़ती है, आपकी बीवी उधर है। देखो इस बिलीव में कि मैं लोगों को कहता हूं कि बंदे सियासत करते थे एक इसको मजहब अपना वो क्या नाम है इबादत समझ के, और कि इज्जत होगी, लोगों के लिए वेलफेयर के काम करेंगे, लोगों के काम आएंगे। अभी आपके सामने MPA MNA 50-50 FIR हैं, दहशतगर्द वो हैं। तो क्या किसी ने सियासत करनी है? या क्या वो लोग मतलब जिनके आपने नाम लिए वो क्या ख्याल एफर्ट नहीं, वो डेफिनेटली एफर्ट करते हैं। लेकिन सर निचोड़ बंदे आपके किधर हैं? मैं सिंपल एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। परवेज इलाही साहब वजीर आला रहे, खान साहब ने उनको रखा और फिर वो जम किया, उन्होंने अपने आप को जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। मैंने किसी एक्टिविटी में उनको नहीं देखा अभी तक। सर देखिए, हालांकि चौधरी साहब खुद फरमाते हैं कि जो वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब हैं,
ये मेरा बेटा है, ये मेरा भतीजा है, और गालबन रिश्ते में कुछ ऐसे ही जाके कुछ लगते हैं आपस में। तो इतना बड़ा करीबी रिश्ता होना और इतने बड़े रियासत की एक ताकतवर शख्सियत के साथ होना, और वो शख्सियत अभी तक जो है, क्या उनके साथ बातचीत इमरान खान के लिए नहीं कर पा रही, उसकी वजह क्या हो सकती? सर देखें, इसमें कोई शक नहीं है, मोहसिन नकवी चौधरी परवेज लाई की जो सिस्टर हैं, चौधरी अशरफ मारत पिंडा खान में शहीद हो गए थे गुजरांवाला में, पुलिस कैडर के थे। तो उनकी बेटी उनकी बीवी है, और वो चौधरी करीबी रिश्तेदार हुए ना, तो तभी तो वो कहता है मेरा बेटा तो है। मैं बेटा नहीं, मोहसिन नकवी साहब जो है, मेरी सुन ले, मुझे जवाब देने दे। इतने करीबी रिश्ते होते हैं तो क्या, जब परवेज लाई को असेंबली में मारा जाता है, बाजू भी उनका जख्मी हो जाता है, और उसके बाद उसी केयर टेकर सेटअप में उनको उठा लिया जाता है, और कितने साल, वो भी साल से ऊपर मेरा ख्याल चौधरी परवेज लाई भी जेल में रहे, और वहां पे उनके मतलब फेफड़े भी उनके मतलब धक्का पेल से उनके डैमेज हुए, और 77 खान से भी वो बड़े हैं, 70-78 साल की उम्र का बंदा, क्या ख्याल है कि वो जैसे आप या मैं एक्टिव रोड पे आ सकते हैं, वो नहीं आ सकते। अभी देखो कुछ डायनेमिक्स भी होती हैं। लास्ट उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मेरी तो वो तो नकवी को भी अच्छा नहीं समझते, वो कहते हैं रिश्तेदारी अपनी जगह, लेकिन जो ये जुल्म ज्यादती लोगों के साथ कर रहा है तो इसका कार्य इसको हिसाब देना होगा। चौधरी साहब ने ये मुझे खुद, हम अमजद खान था, मैं था, और तकरीब में आपकी प्राइवेट मीटिंग, हाँ, तो चौधरी साहब ने, देखो चौधरी साहब हर वो काम करना चाहते हैं, और चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि वोट बैंक इस वक्त सिर्फ खान का है। वो कहते हैं मैं कोई इलेक्टेबल नहीं, सब बच्चा जानता है। मुझे ये बताएं कि सुन ले, उन्होंने अपना कोई इनपुट दिया है? उन्होंने इनपुट इसलिए नहीं दिया कि वो जब जेल में थे तो वो बात और थी। अभी चौधरी साहब को जब मुलाकात, देखो बंदा इनपुट कब कैसे दे सकता है कि वो जाए अंदर खान से बात करें, ठीक है, कि खान साहब हम वोट हमारे पास है तो हमें कोई इनसे बातचीत करके अपने लिए रास्ता निकालना चाहिए। तो चौधरी साहब को ना तो एक्सेस मिल रही है इमरान खान से मिलने के लिए, ना उनको वो अच्छा समझते हैं, क्योंकि उनका अपने ही आपने बोला है कि रिश्तेदार है और वो है, और जिस तरीके से उनके ऊपर भी जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। तो इस वक्त जो एक्टिव रोल आपकी उम्र में या मेरी उम्र में जो हम कर सकते हैं, चौधरी साहब भी उम्र के उस हिस्से में है, वो नहीं कर सकते। ये मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, देखें ये हमारी गलत फहमी है कि जनाब वो सदर है, वो बाहर नहीं निकलते, वो ये नहीं करते। ये तो जो बंदा बीमार या जिसने, उसको पता है कि उसकी क्या हालत है। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनकी जो असल बात जो उन्होंने हमारे साथ की है, या मैं जो समझता हूँ, चौधरी साहब आज भी खान के साथ है, और वो कहते हैं खान का वोट है, खान के वोट पे कल हमने इलेक्शन जीतना है। मतलब इससे बड़ी क्या पिछले दिनों में कहा लोगों ने कि चौधरी परवेज लाई जो वो पीपल पार्टी, उसने कहा मैं पागल हूँ पीपल पार्टी में जाऊँ, जब वोट सारा खान का, और खान के साथ हमने स्ट्रगल की है। खान ने मुझे 11 सीटों पे चीफ मिनिस्टर इतना बड़ा ओहदा दिया है, मैं कैसे खान को छोड़ सकता हूँ? ठीक है। अच्छा मेजर साहब, सियासी गुफ्तगू आपने हमारे साथ की, मुझे ये बताएं कि आपकी उम्र भी काफी, अल्लाह ताला आपको और सलामत रखे। हमने देखा है कि किसी जगह के ऊपर जहां पे बड़े बड़ी लीडरशिप नहीं होती, जहां पे आम वर्कर नहीं होता, आप वहां पे मौजूद होते हैं। रात के 2 बजे हूं, 3 बजे हूं, वाटर कैनन हो, शेलिंग हो, सीधी गोलियां हों, आप खड़े होते हैं। एक तो मुझे ये बताएं कि ये जज्बा जो है, ये आपका कब से शुरू हुआ था? खुसूसी तौर पे इमरान खान के बारे में आपके दिल में कब रहम आ गई कि यार ये पार्टी मैं चूज करूं? दूसरी पार्टियों ने आपको अप्रोच भी तो किया होगा। जी मेरी बात सुने, मैं बेसिकली शुरू से ही, जब मैं यूनिफॉर्म में था तो मैं उस वक्त भी पॉलिटिक्स करता था। मतलब अपने गांव में अपने रिश्तेदारों के, मेरा नून के साथ तल्लक था। आप यूनिफॉर्म में पॉलिटिक्स कर रहे थे? पॉलिटिक्स मतलब भाई ने इलेक्शन लड़ा, मकसद ये है सियासत में मुदाखलत कर रहे थे। नहीं, मतलब एक अप्रोच होती है, वो नहीं मुदाखलत करता। अच्छा, तो पीपल पार्टी को तो फ्रेंकली स्पीकिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आई डोंट लाइक इट। अच्छा, ठीक हो गया, मतलब बी वेरी ऑनेस्ट। और नून के साथ रहा हूं, ठीक हो गया, और नून के इलेक्शन भी लड़ता था। जब यूनिफॉर्म छुट्टी लेके चला जाता था, मतलब MNA MPA के, डिस्ट्रिक्ट नादम के, मेरा अपना बेटा भी यूथ का मड़ी बौद्दीन पे वो मेंबर बना। तो मैंने जब खान ने धरना दिया 2014 में, तो जो 2013 वाला इलेक्शन था
उसमें मेरे 2014 में आप यूनिफॉर्म में थे? 2014 में नहीं, यूनिफॉर्म में नहीं थे? नहीं, उस वक्त नहीं था। कहा जाता है 2014 में यूनिफॉर्म वाले लेके आए थे, बैठाया था। नहीं नहीं, देखिए बात ये, आप सेंटर के बंदे थे आप? नहीं देखो, मेरी बात सुनो, मैं आपसे बात करता हूँ। देखो, खान की एक स्ट्रगल है, ठीक है, ठीक है। मतलब आप देखें कि 1996 में उन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी और सारे उनको तांगे की सवारियों वाली पार्टी कहते थे, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल की। ये ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं ना, मैराथन रेस में स्टडी गो एंड विन द रेस। खान ने भी वही, खान ने हिम्मत नहीं हारी है, और खान लगे रहे। पहली दफा वो खुद एक सीट ली उन्होंने, फिर आगे करते करते देखो जो खान की पॉपुलैरिटी की पीक आई ना, जब खान ने जलसा लाहौर मीनारे पाकिस्तान में वो हुआ, उस जलसे ने खान को इतनी पॉपुलैरिटी दी कि मैं इस चीज का आई विटनेस हूं कि फोने कॉल आती थी। जुएद हाशमी पता नहीं किस जगह था, उसने वहां से ऐलान कर दिया कि जनाब खान साहब मैं भी आपकी पार्टी में, वो पहले ये कसूर से वो थे, वजीर खारजा हुआ करते थे साहब, अपना सरदार साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया कराची से। तो जब लोग, देखो ये पॉलिटिक्स ऐसी है, लोग देखते हैं, इलेक्टेबल उस वक्त होते थे, वो देखते थे ये भी सारा जितना भी ये है क्या नाम है आवाम, इसका रुझान इधर होता जाता है, इस पलड़े में होता जाता है, तो लोग अपनी जमातें जो है वो बदल लेते हैं। तो आखिरी सवाल सर, मेरा आखिरी सवाल यह है कि जब खान को 2013 में मेरे घर पे, मेरे जो डेरा है उसके ऊपर, मेरे गाड़ियों के ऊपर शेर नासिर बुसाल का मैं अमैती होता था, तो मेरी गाड़ियों के वहीं से हम कैंपेन पे निकलते थे। जिस दिन इलेक्शन का दिन आना था तो मेरे बच्चियां बच्चे बानियां बांजे ये सारे गांव में आ गए, इनकी 6-7 गाड़ियों के ऊपर बल्ला, मेरी गाड़ियों के ऊपर शेर, और एक जगह पे खड़ी होती। तो गांव के लोग हमारे से पूछते थे कि ये क्या तुम लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है कि आधी गाड़ियों के ऊपर आपके वो शेर है, आधी पे वो है। तो मैं इधर एक और आपको वेरी इंटरेस्टिंग, मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है, अमेरिका में है, तो उसने मेरे वालिद और वालदा और मेरे छोटे भाई की बीवी, 3 गांव में, उन्होंने कहा कि जी हमारे वालिद साहब और आपकी मजबूरी है कि आपने बड़ा वोट देना है नासिर बुसार को, तो छोटे की तो कोई मजबूरी नहीं है ना। अगर वो आपने बल्ले पे मोहर ना लगाई तो हमने सारी जिंदगी गांव आपके पास, मतलब इमोशनल ब्लैकमेलिंग उन्होंने अपनी पुप्पो की भी और दादी दादा की भी की। उन्होंने आई स्वेयर अपॉन गॉड, उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके 3 वोट जो है वो बल्ले पे दिलवाए, अपने तो उन्होंने देने ही थे। जब इधर आया तो मेरे बच्चे कहते हैं बाबा आपको बात बताएं, मैंने कहा हाँ जी बताएं। कहते हैं आपके माँ बाप को हमने इमोशनली ब्लैकमेल करके बल्ले पे स्टैंपें लगवाई। अच्छा, उसके बाद मैं खान के साथ, जब खान का वो धरना शुरू हुआ, मेरी 3 बेटियां, 2 बेटे, एक मेरा एक मेरे छोटे भाई का और मेरी वाइफ और उनके दोस्त, ये बला नागा हर जगह हम धरने पे डेली जाते थे, सामान के साथ जाते थे जो हम मतलब अफोर्ड कर सकते थे। तो पूरा धरना हमने अटेंड किया। उसके बाद फिर मैंने मुड़ के वापस नहीं देखा, और ना मैं देखूंगा कि मैं आज खान को छोड़ के मैं नून में चला जाऊं किसी जमात में। मैं एक नजरियाती वर्कर हूं खान का, और इंशाअल्लाह उसमें ना जान देने से पीछे हटूंगा। और अभी भी मेरे हल्के में, मेरे इलाके में इधर लोग कहते हैं कि ये बंदा जो है मेजर है, फौज से रिटायर है, तो ये एजेंसियों के साथ मिल के काम करता है। मैं लानत भेजता हूँ किसी ऐसे मिलने मिलाने पे। अगर खान के साथ मैंने गद्दारी की तो अल्लाह ताला मुझे वो दिन ही नसीब ना करे, और मैं खान का सिपाही हूँ, खान के साथ डट कर खड़ा रहूँगा, ये मेरा ईमान है। क्योंकि वो एक इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है, हक इंसाफ पे लड़ रहा है, मैं उसका बाजू बनूँ, चाहे मेरे पास खुदा हो ना हो, एज ए वर्कर भी मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, और मैं मरते दम तक खान के साथ हूँ और खान का साथी रहूँगा। आखिरी सवाल है, खान साहब इतना अरसा आपने उनके साथ गुजारा, पार्टी की मौजूदा सूरत हाल भी आपके सामने है और मौजूदा जो तर्ज सियासत है वो भी आपके सामने है। इमरान खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? 2 महीनों में, 2026 के एंड में, या 27 के स्टार्ट में, या फिर कभी आएंगे? नहीं, ये कभी आने वाला तो मैं इसमें मेरा बिलीव ही नहीं है कि देखे
ऐसे ऐसे हुक्मरान रहे हैं कि जो कहते थे कि सारी जिंदगी अभी यही रहेंगे। आपका सियासी तजर्बा, मौजूदा टाइम और सियासी पस मंजर क्या कहता है? खान साहब 26 में आ जाएंगे, 2 महीने बाद आ जाएंगे, या 27 में आएंगे? देखिए खान साहब इंशाल्लाह, ये मेरा ईमान भी है और मेरा बिलीव भी है और सियासी वर्कर मेरी ये सोच भी है कि खान इसी साल इंशाल्लाह हमारे में हो, 2026 में। 2026 में। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जफर इकबाल गोंदल साहब, रिटायर, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन किराम, अब तक इतना है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे, वो आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।